नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 11 का टॉपिक लेकर चलेंगे। दोस्तों, इससे ठीक पहले जो कक्षा 11 के वीडियोज है वो हमने घर्षण से रिलेटेड बनाए थे। घर्षण क्या होता है, घर्षण कितने प्रकार के होते हैं, घर्षण के लाभ और हानियां क्या क्या हैं, ये हमने देख लिया था। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे घर्षण कोण क्या है, फ्रिक्शन एंगल। इसके साथ में इस वीडियो में आप देखेंगे विराम कोण क्या होता है। देखिए दोस्तों, इसको समझने के लिए मैं आपको पहले एक डायग्राम की सहायता से घर्षण कोण को समझाऊंगा, फिर इसकी डेफिनेशन हम आपके सामने पुट करेंगे। दोस्तों देखिए, जैसे ये हमारे पास में कोई समतल पृष्ठ है, ये कोई समतल पृष्ठ है, क्षैतिज पृष्ठ है। इस पृष्ठ के ऊपर ही हम वस्तु को पुट करेंगे। यहां पर हमने ये कोई वस्तु रख दी है, ये हमारे पास में स्मॉल m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, इसका द्रव्यमान है स्मॉल m। तो देखिए दोस्तों, इस स्मॉल m द्रव्यमान वाली वस्तु पर कौन कौन से बल काम कर रहे हैं, पहले उसके बारे में आपके सामने मैं पुट कर रहा हूं। यहां पर गुरुत्वीय बल भार इसका काम करेगा ठीक नीचे की ओर mg के रूप में काम करता है। दोस्तों, इस mg की ठीक विपरीत दिशा में क्षैतिज के ठीक लंबवत ऊपर की ओर यहां पर ये प्रतिक्रिया बल काम कर रहा है, जिसको हमने लिखा है कैपिटल R से। तो ये दोस्तों, ये जो R है इसको आप प्रतिक्रिया बल कहते हैं, इसको हम अभिलंब प्रतिक्रिया बल भी कह देते हैं, इसको अभिलंब प्रतिक्रिया बल भी कहा जाता है। दोस्तों, ये जो mg है वो गुरुत्वीय बल है, पिंड का भार है, W से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। मैंने यहां पर सीधा mg लिखा है जो कि गुरुत्वीय बल काम करता है नीचे की ओर। अब इस पिंड के ऊपर हम यहां पर लगा रहे हैं बाह्य बल। मैं घर्षण कोण की डेफिनेशन से पहले उसका बेस तैयार कर रहा हूं। इधर हम लगा रहे हैं एक बाह्य बल F। ये जो F है वो इस वस्तु पर लगने वाला बाह्य बल होता है, कैपिटल F से हमने इसको लिखा है। देखिए दोस्तों, ये जो वस्तु है जब इसके ऊपर कैपिटल F बल लग रहा है तो सीमांत घर्षण की स्थिति में, मतलब जब ये गति करना प्रारंभ करती है, ये यहां से सरकने की जब स्थिति में आती है, तो उस स्थिति में इसके ऊपर जो लगने वाला घर्षण बल होता है वो होता है सीमांत घर्षण बल, और जिसे हम Fs मैक्सिमम से पुट कर सकते हैं। मैंने यहां पर Fs से लिखा है। दोस्तों, किससे पुट किया है? Fs से। आप चाहें तो इसको Fs मैक्सिमम से भी पुट कर सकते हैं। Fs मैक्सिमम का मतलब हो गया कि ये सीमांत घर्षण की स्थिति के अंदर हमने इस डायग्राम को आपके सामने रखा है। अब देखिए दोस्तों कि प्रतिक्रिया बल तथा घर्षण बल के परिणामी, तो इन दोनों का जो परिणामी होगा वो होगा हमारे पास में इस दिशा में। एक बार इनके परिणामी की दिशा देखेंगे। मैं यहां पर इनके परिणामी की दिशा निकालने के लिए इस बल को पीछे बढ़ाया, इस बल को पीछे बढ़ाया और यहां से एक चतुर्भुज बना लिया। तो इस चतुर्भुज की जो विकिरण है वो इनके परिणामी को रिप्रेजेंट करती है। R और Fs मैक्सिमम का जो परिणामी है वो है S। तो प्रतिक्रिया बल तथा घर्षण बल का परिणामी प्रतिक्रिया बल के साथ में जो भी कोण बनाता है उसको हम घर्षण कोण कहते हैं, थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। आप लोगों को ये डेफिनेशन अच्छे समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से ध्यान देंगे कि किसी वस्तु पर लगने वाले प्रतिक्रिया बल तथा घर्षण बल के परिणामी द्वारा अभिलंब प्रतिक्रिया बल के साथ बनाया गया कोण घर्षण कोण कहलाता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, इस R और इस S के बीच का एंगल होता है थीटा। R यहां पर होता है अभिलंब प्रतिक्रिया बल और S होता है R और Fs मैक्सिमम का परिणामी। मतलब दो बल लग रहे हैं, उन दोनों का परिणामी आपके पास में है S। ये भी बल ही है दोस्तों। तो इस प्रतिक्रिया बल और अभिलंब प्रतिक्रिया बल तथा Fs मैक्सिमम मतलब घर्षण बल का जो परिणामी है वो अभिलंब प्रतिक्रिया बल के साथ में जो भी एंगल बनाता है उसको हम घर्षण कोण कहते हैं। मैं इसकी डेफिनेशन यहां पर पुट भी कर रहा हूं आप लोगों के सामने। देखिए दोस्तों, क्या है कि किसी वस्तु पर लगने वाले घर्षण बल
एवं प्रतिक्रिया बल के परिणामी। तो अभिलंब प्रतिक्रिया बल और घर्षण बल का परिणामी हो गया S, तो परिणामी के द्वारा अभिलंब प्रतिक्रिया बल के साथ बनाया गया कोण, घर्षण कोण कहलाता है। बनाया गया कोण घर्षण कोण कहलाता है दोस्तों। घर्षण कोण को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं और उसको हम इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। आप लोगों को डायग्राम की सहायता से घर्षण कोण अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम इसको मैथमेटिकल फॉर्मूले के रूप में व्यवस्थित करते हैं। कैसे? आप यहां से जो डायग्राम है, इस डायग्राम से ही देखेंगे, चित्र से ही हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। मेरे को वैल्यू निकालनी है थीटा की, जबकि हमारे को इसकी वैल्यू पता है। इससे ट्राइंगल के अंदर लंब का पता है, एफएस मैक्सिमम आर का पता है, तो हम इन दोनों की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आप बात करेंगे चित्र से टेन थीटा होता है लंब बट्टे में आधार, और यहां पर दोस्तों जो लंब है वो थीटा के सामने वाली भुजा हो जाएगी एफएस मैक्सिमम, और जो आधार है देखिए ये वाला आधार हो जाएगा कैपिटल आर। मैं यहां पर एफएस मैक्सिमम और कैपिटल आर की वैल्यू पुट करूंगा। दोस्तों यहां पर देखेंगे वस्तु पर लगने वाला प्रतिक्रिया बल, तो वस्तु पर कार्यरत प्रतिक्रिया बल, तो वस्तु पर लगने वाला जो प्रतिक्रिया बल होता है वो कितना है हमारे पास में, इसको मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 1। प्रतिक्रिया बल को हमने पहले भी देखा है और यहां पर भी देख लीजिए दोस्तों क्या है कि इस वस्तु के ऊपर की ओर तो बल लग रहा है आर और नीचे की ओर बल लग रहा है mg, और संतुलन की स्थिति में आर और mg दोनों बराबर होंगे, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया है। तो आपको समीकरण 2 अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखेंगे वस्तु पर लगने वाला अभिलंब प्रतिक्रिया बल हो गया है। अब हम बात करेंगे सीमांत घर्षण बल। तो सीमांत जो घर्षण बल है वो क्या होगा आपके पास में, एफ एस मैक्सिमम। हमने एफ एस मैक्सिमम की डेफिनेशन पढ़ी है म्यू एस इंटू आर। आर की जो वैल्यू है वो भी यहां पर मैं पुट कर देता हूं। आर की जो वैल्यू है वो है दोस्तों mg, इसको मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 3। तो समीकरण 2 और 3 को, समीकरण 2 व 3 को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 के अंदर पुट कर देंगे। तो टेन थीटा बराबर, यहां से एफ एस मैक्सिमम की वैल्यू क्या है, म्यू एस mg, तो म्यू एस mg मैंने यहां पर पुट कर दिया अपॉन आर की वैल्यू क्या है mg, तो mg यहां पर मैंने पुट कर दिया, mg से mg कैंसिल हो गया, म्यू एस आ गया। तो टेन थीटा बराबर दोस्तों आ गया है म्यू एस, अर्थात कि जो घर्षण कोण है उसकी स्पर्शज्या का मान सीमांत घर्षण गुणांक के बराबर होता है। ये जो टेन है इसको हिंदी में हम कहते हैं स्पर्शज्या इसको कहा जाता है दोस्तों। तो स्पर्शज्या, जो घर्षण कोण की स्पर्शज्या है वो सीमांत घर्षण गुणांक के बराबर होती है। तो ये आपके पास में रिलेशन आ गया है, टेन थीटा बराबर म्यू एस। यहां से हम पुट कर सकते हैं थीटा बराबर टेन इनवर्स म्यू एस, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है दोस्तों। अब जो हमारे पास में अभी रिजल्ट आया उसको मैं पुट भी कर रहा हूं कि घर्षण कोण की स्पर्शज्या का मान, घर्षण कोण की स्पर्शज्या का मान
घर्षण कोण की इस परिचय का मान हो गया tan थीटा। सीमांत घर्षण गुणांक के बराबर होता है, सीमांत घर्षण गुणांक, सीमांत घर्षण गुणांक के बराबर होता है, के बराबर होता है दोस्तों। यह आप लोगों के सामने समझ में आ गया, मैंने इसको पुट भी कर दिया। यदि यहां से आप इस डायग्राम की सहायता से इन जो प्रतिक्रिया बल तथा घर्षण बल है उसका परिणामी भी निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, क्योंकि ये दो बल हैं, एक दूसरे के लंबवत हैं और दोनों बलों का जो परिणामी है वो ऐसा है। इस बल का मान भी आप फाइंड आउट यहां पर कर सकते हैं। देखिए दो सदिश है, लंबवत सदिश है, और इनका परिणामी ज्ञात करने के लिए, दो सदिशों का परिणामी ज्ञात करने का हम फॉर्मूला जानते हैं, R इक्वल टू अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। यहां पर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है और जब 90 डिग्री पुट करेंगे तो cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी। cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी तो आपके पास में R बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का रूट रह जाएगा। तो यहां पर क्या आएगा, घर्षण बल, घर्षण बल व प्रतिक्रिया बल का परिणामी, प्रतिक्रिया बल का परिणामी, प्रतिक्रिया बल का परिणामी क्या होगा, ऐसे लिख दें, दो सदिशों का लंबवत सदिशों का परिणामी है ये, तो एफ एस मैक्सिमम का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। एफ एस की वैल्यू यहां पर मैं पुट कर दूं दोस्तों, क्या आ जाएगा, म्यू एस इंटू एम जी, तो म्यू एस का स्क्वायर, एम का स्क्वायर, जी का स्क्वायर, तो म्यू एस का स्क्वायर, एम का स्क्वायर, जी का स्क्वायर, फिर प्लस में आर की जो वैल्यू है वो है एम जी, तो एम का स्क्वायर, जी का स्क्वायर, एम स्क्वायर जी स्क्वायर यहां से हम कॉमन ले लेंगे, अंडर रूट से बाहर भी ले लेंगे, तो एम जी बराबर, सो एस बराबर एम जी, यहां पर आ गया म्यू एस का स्क्वायर और यहां पर आ गया 1। तो ये आ गया हमारे पास में घर्षण बल तथा प्रतिक्रिया बल का परिणामी 1 प्लस म्यू एस का स्क्वायर का रूट इंटू एम जी। ये आ गया दोस्तों हमारे पास में इनका परिणामी। अब हम इसके ठीक बाद में यहां पर देखेंगे विराम कोण क्या है। देखिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे विराम कोण की। विराम कोण क्या है, देखिए दोस्तों, विराम कोण की जो डेफिनेशन है वो यहां से निकलेगी कि हम एक वस्तु को नत समतल पर रखेंगे और नत समतल द्वारा क्षितिज के साथ में बनाया गया अधिकतम कोण, जहां तक जो वस्तु नत समतल पर रखी हुई है वो विराम में रहे, संतुलन की स्थिति में रहे, स्थिर अवस्था में रहे। देखिए दोस्तों, मैं एक बार थोड़ा सा समझाता हूं आप लोगों को। ये जैसे हमारे पास में कोई पृष्ठ है, क्षितिज पृष्ठ है, और जब हमने इसके ऊपर कोई वस्तु रख दी तो वो संतुलन की स्थिति में रहती है सदैव। आर ऊपर की ओर काम करता है और एम जी नीचे की ओर काम करता है। लेकिन यदि इस पृष्ठ को हम किसी कोण पर झुका दें, किसी कोण पर झुका दें और इसके ऊपर यदि कोई वस्तु हमने रखी है, तो इस वस्तु के ऊपर जो बल काम करेंगे वो इस तरीके से होंगे और बल ऐसे काम करेंगे कि ये जो वस्तु है इस पृष्ठ के ऊपर फिसलने को मजबूर हो जाती है, सरकने को मजबूर हो जाती है, गति करने को मजबूर हो जाती है। तो ये जो इस पृष्ठ को जो क्षैतिज के साथ में कुछ एंगल पर झुका हुआ है, इसको हम कहते हैं नत समतल। इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, नत समतल कहा जाता है। समतल पृष्ठ है और क्षैतिज के साथ में कुछ कोण पर झुका हुआ है, यह है क्षैतिज। तो यहां से जैसे जैसे हम नत समतल का कोण बढ़ाते जाएंगे, इस वस्तु के फिसलने की स्थिति आ जाएगी। एक स्थिति ऐसी आएगी कि उस कोण के ऊपर यह वस्तु गति करने की स्थिति में आ जाती है, ठीक सरकने की स्थिति में आ जाती है। तो जो यहां पर जो एंगल बनता है उसी को ही हम विराम कोण कहते हैं। कि देखिए दोस्तों, कि नत समतल पर रखी वस्तु जब सीमांत संतुलन की स्थिति में होती है तो नत समतल द्वारा क्षैतिज के साथ बनाया गया जो कोण होता है उसको हम विराम कोण कहते हैं। देखिए दोस्तों, वस्तु गति नहीं करेगी लेकिन गति करने की स्थिति में आ जाती है। यदि उससे थोड़ा सा भी ज्यादा एंगल बना देंगे तो वस्तु गति करना प्रारंभ कर देगी, वस्तु के जो सरकने की स्थिति है वो प्रारंभ हो जाएगी। तो नत समतल पर रखी किसी वस्तु
का सीमांत घर्षण की सीमांत संतुलन की स्थिति में नत समतल के द्वारा जो बनाया गया कोण होता है उसी को ही हम विराम कोण कहते हैं दोस्तों। तो देखिए डेफिनेशन क्या है कि नत समतल पर रखी वस्तु जब सीमांत संतुलन की स्थिति में होती है, सीमांत संतुलन की स्थिति का मतलब समझना कि ये गति करने की स्थिति में आ जाती है, ठीक सरकने वाली स्थिति में आ जाती है। सरकने का मतलब है यहां से गति करने वाली स्थिति में आ जाती है, वाली स्थिति जिसको हम सीमांत संतुलन की स्थिति कह रहे हैं, स्थिति में हो तो नत समतल द्वारा क्षैतिज के साथ बनाया गया कोण विराम कोण कहलाता है। बनाया गया कोण, मैं यही पुट कर देता हूं, बनाया गया कोण विराम कोण कहलाता है। और विराम कोण को हम यहां पर दोस्तों अल्फा से प्रदर्शित कर रहे हैं, अल्फा से लिखेंगे। तो ये वाला हमारा पास में जो कोण है वो है विराम कोण अल्फा। विराम कोण को हम लिख रहे हैं अल्फा से। दोस्तों ध्यान देंगे, इसके भी मैथमेटिकल फॉर्मूला हम ज्ञात करेंगे। इस नत समतल पर रखे पिंड का जो द्रव्यमान है दोस्तों हम कंसीडर कर लेते हैं स्मॉल m है। पिंड का द्रव्यमान कितना लिया हमने? स्मॉल m। इसके ऊपर ठीक नीचे की ओर इधर तो काम करेगा mg इधर काम करता है, और इस नत समतल के ठीक लंबवत दिशा में, ये जो नत समतल है, जो पृष्ठ है, उसकी ठीक लंबवत दिशा में काम करता है दोस्तों r। इसके साथ में एक स्थिति ऐसी आती है कि ये गति करने की स्थिति में आ जाता है, तो Fs मैक्सिमम काम करेगा गति की विपरीत दिशा में। Fs मैक्सिमम इधर काम कर रहा है दोस्तों। ये तीन बल काम करेंगे और इन तीनों बलों की वजह से ही ये जो पिंड है वो संतुलन की स्थिति में है, अभी स्थिर अवस्था में मौजूद है। तो देखिए दोस्तों, ये जो बल है, जैसे यहां पर जो बल लग रहा है इधर की ओर Fs मैक्सिमम, तो इधर भी एक बल काम करता है जिसको निरस्त कर देता है। इस mg को हम घटकों में वियोजित कर देते हैं। इसका इस डायरेक्शन में जो घटक है वो क्या हो जाएगा और इस डायरेक्शन में घटक क्या हो जाएगा वो हम आप लोगों के सामने रख रहे हैं। यदि मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं तो दोस्तों ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं तो ये वाला एंगल भी यहां पर 90 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये एक ट्राइंगल बन रहा है, ये कोण 90, तो ये हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, और यदि ये 90 माइनस अल्फा है तो ये वाला जो कोण है वो हो जाएगा दोस्तों अल्फा। ये यहां से लेकर यहां तक का कोण अल्फा है। और या आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि ये वाला कोण यदि आपके पास में 90 डिग्री है तो ये 90 माइनस अल्फा होगा, ये 90 माइनस अल्फा, ये हो जाएगा आपके पास में 90, तो ये वाला कोण बच जाएगा अल्फा। तो यहां से आप इन ट्राइंगलों की सहायता से ये वाला एंगल अल्फा फाइंड आउट कर लेंगे। अब इससे जिधर अल्फा होता है या थीटा होता है या अल्फा होता है, उस डायरेक्शन में जो घटक होता है वो होता है कॉस थीटा के रूप में। तो तो mg का इस डायरेक्शन में जो घटक होगा वो हो जाएगा mg cos अल्फा। जिधर अल्फा होता है उधर cos लगेगा और उसकी ठीक लंबवत दिशा में साइन लगता है, तो mg sin अल्फा इस डायरेक्शन में आ जाएगा दोस्तों। तो ये आ गए हमारे पास में mg के दोनों घटक, mg sin अल्फा इस तरफ, mg cos अल्फा इस तरफ। तो संतुलन की स्थिति के अंदर क्या होगा कि जो एक क्रिया रेखा पर काम करने वाले बल होते हैं उनका सदिश योग 0 होता है। तो R है वो बराबर होगा mg cos अल्फा के, और Fs मैक्सिमम है वो बराबर होगा mg sin अल्फा के। तो संतुलन की स्थिति में दोस्तों क्या निकल कर आ रहा है? संतुलन की स्थिति में यहां से आप इस डायग्राम को एक बार फिर से देख लीजिए कि संतुलन की स्थिति में
आमने सामने के जो बल होते हैं वो बराबर होते हैं। आमने सामने के बल बराबर होंगे तो यहां पर बल लग रहा है कैपिटल आर, इधर बल लग रहा है mg cos अल्फा। तो r बराबर हो जाएगा mg cos अल्फा के इक्वेशन नंबर 1 दे दिए, तथा जो fs मैक्सिमम है वो बराबर हो जाएगा mg sin अल्फा के। ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 और 2 की सहायता से हम अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखिए दोस्तों कैसे, समीकरण 2 भाग 1 से, 2 के अंदर हम किसका भाग लगा दें, 1 का भाग लगा दें तो mg sin अल्फा अपॉन mg cos अल्फा, तो हमारे पास में आ जाएगा fs मैक्सिमम अपॉन कैपिटल R। mg से mg कैंसिल हो जाएगा, साइन अल्फा अपॉन cos अल्फा हो जाएगा दोस्तों tan अल्फा। tan अल्फा बराबर हमारे पास में आ गया fs मैक्सिमम अपॉन कैपिटल R। यहां पर जो fs मैक्सिमम है, सीमांत घर्षण बल है, वो हमारे पास में आएगा μs इंटू R। तो μs इंटू R की वैल्यू इसमें हम पुट कर देंगे। तो tan अल्फा बराबर क्या निकल कर आ रहा है दोस्तों, तो tan अल्फा बराबर निकल कर आ रहा है, fs मैक्सिमम की वैल्यू है μs इंटू R बट्टे में R से R कैंसिल हो गया, tan अल्फा बराबर आ गया μs। μs का फॉर्मूला हमने एक और भी देखा था, tan थीटा बराबर भी μs आया था, tan अल्फा बराबर भी μs आया है। तो विराम कोण की स्पर्शज्या का मान भी सीमांत घर्षण गुणांक के बराबर होता है दोस्तों। तो यहां से आप देखेंगे कि विराम कोण की स्पर्शज्या का मान, विराम कोण की स्पर्शज्या का मान सीमांत घर्षण गुणांक के बराबर होता है, सीमांत घर्षण गुणांक के बराबर होता है। और जो हमने फाइंड आउट किया था इस वीडियो के अंदर प्रारंभ में, tan थीटा बराबर होता है μs के। तो यहां से देखिए दोस्तों, यदि हम इन दोनों इक्वेशंस का कंपैरिजन करें तो ये भी μs के बराबर, ये भी μs के बराबर, तो tan थीटा बराबर आ गया tan अल्फा के, जो कि μs के बराबर है। तो यहां से थीटा बराबर आ जाएगा अल्फा के। इसका अर्थ यह हुआ कि विराम कोण का मान घर्षण कोण के बराबर होता है। विराम कोण और घर्षण कोण दोनों क्या होते हैं दोस्तों, बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इस वीडियो के अंत में हमारे पास में ये निष्कर्ष निकला कि विराम कोण, किसी वस्तु के लिए विराम कोण तथा घर्षण कोण का मान बराबर होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने देखा कि घर्षण कोण क्या होता है, विराम कोण क्या होता है। आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।